हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू एसआर कॉन्सेप्ट्स। तो भाई आज फुल जूलॉजी का क्विक रिवीजन है। ठीक है, एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, बिल्कुल क्विक रहेगा। एक क्रिस्प रखने का ट्राई करेंगे। कुछ चैप्टर हम इस वीडियो में करेंगे, कुछ चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, पर फुल करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है उससे, जो हमारा एनिमल टिश्यूज है, कॉकरोच एंड फ्रॉग। ठीक है, आ जाओ। देखो भाई, बिल्कुल एनसीईआरटी इस पे रहने वाला है। ठीक है, तो आ जाओ, स्टार्टिंग से करेंगे बिल्कुल। लेट्स गो। ठीक, सबसे पहले किस पैराग्राफ में क्या लिखा है उसके सामने सब लिखा हुआ है। एनसीईआरटी के सारे पॉइंटर्स इंक्लूडेड रहेंगे इसमें, वही है। ठीक, तो सबसे पहले हमने देखा कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे फंक्शन कर सकते हैं एक सिंगल सेल के द्वारा। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपका क्या रहता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बेसिक फंक्शन करते हैं कैसे? डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में प्रेजेंट होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में फंक्शन कराने के लिए। हाइड्रा एक सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, इसमें मल्टी थाउजेंड्स टाइप ऑफ सेल देखने को मिलते हैं। थाउजेंड्स टाइप ऑफ सेल देखने को मिलते हैं आपके हाइड्रा में। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, वहाँ ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस मल्टी सेलर होते हैं, इसमें बिलियन सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो हाइड्रा है ये मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म का सिंपल ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, फिर टिश्यू की बात करें, टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन, और उसमें बीच में इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट होंगे। तो टिश्यू का डेफिनेशन यही हो जाता है। ठीक है, कि भाई उसमें इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस हो, सिमिलर सेल्स हो, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स हो, और स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। टिश्यू को ऑर्गेनाइज होते हैं स्पेसिफिक प्रपोर्शन और पैटर्न में सारे ऑर्गन्स में। ठीक है, टिश्यूज जो है सारे टिश्यूज स्पेसिफिक प्रपोर्शन पैटर्न में अरेंज होते हैं सारे ऑर्गन्स में। ऑर्गन सिस्टम की बात करें तो फिजिकल एंड केमिकल इंटीग्रेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। मतलब आपका फिजिकल, आपका जो इंटीग्रेशन है आपका ऑर्गन्स का, और केमिकल इंटरेक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन इंटरेक्शन देखने को मिलता है यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर की बात करें तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है। पीवाईक्यू में पूछा भी हुआ है। ठीक है, आगे देखो। अब हम बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? सॉरी, ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, इसमें देखो क्या है। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? रेस्ट अपॉन कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर या रेस्ट करता है। ठीक है, पड़ा हुआ होता है। कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, इसमें इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बहुत कम होता है। ठीक है, और कॉम्पैक्टली पैक्ड होता है। ठीक है, इसका जो फ्री सरफेस है, इसका जो फ्री सरफेस होगा एपिथेलियल टिश्यू का, जो ऊपर वाला फ्री सरफेस होगा ये वाला। ठीक है, या तो ये आइदर फेस, ओहो, चलो देखो, आइदर फेसेस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट या बॉडी फ्लूइड। ठीक है, या तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को फेस करेगा या बॉडी फ्लूइड को फेस करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद इसी में आपके इसके टाइप देखो तो सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम। सिंपल एपिथेलियम कैसी होती है? आपकी सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम कैसी होगी? सिंगल लेयर्ड। कंपाउंड एपिथेलियम आपकी मल्टी लेयर्ड होती है। ठीक है, कंपाउंड एपिथेलियम कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड। ठीक है, सिंपल एपिथेलियम आपको कहाँ देखने को मिलेगी? लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, डक्ट्स और ट्यूब्स में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, लाइनिंग ऑफ बक्कल कैविटी, डक्ट्स एंड ट्यूब्स में आपको देखने को मिलेगी सिंपल एपिथेलियम। कंपाउंड एपिथेलियम आपको देखने को मिलती है प्रोटेक्शन करते हुए, कहाँ पे? स्किन में। स्किन में देखने को मिलती है प्रोटेक्शन करते हुए, मल्टी लेयर्ड है। ठीक है, प्रोटेक्शन में काम आएगी। ठीक है, अब इसी में देखो, इसमें आपके आ जाते हैं सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। ठीक है, अब हम सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की बात करें तो ये कैसे काम करती है? सबसे पहले सिंगल लेयर्ड होती है, फ्लैट एंड सेल, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड सेल। ठीक है, फ्लैट एंड सेल, सिंगल सिंगल लेयर है फ्लैट एंड सेल की। ठीक, ये आपकी होती है, और इसकी इरेगुलर बाउंड्रीज होती है। आप इसको साइड से देखोगे तो टेढ़ी मेढ़ी ऐसी आपको बाउंड्री देखने को इसकी मिलेगी, इरेगुलर बाउंड्रीज। ठीक है, ठीक है, ये एज ए डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम करती है। डिफ्यूजन बाउंड्री की तरह काम करती है कहाँ पे? वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स में देखने को मिलती है। एयर साइक्स ऑफ लंग मतलब एल्वियोलाई में भी आपको देखने को ये मिलती है। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं। ये आपके सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है, ये आपकी क्यूबर्डल एपिथेलियम का डायग्राम दिया हुआ है। ये आपकी कोलुमिनार है, और ये कोलुमिनार सेल्स बियरिंग सीलिया है। ठीक है, तो ये कोलुमिनार सीलिएटेड एपिथेलियम दे रखी है। ठीक है, अब आप क्यूबर्डल एपिथेलियम की बात करें तो जो क्यूबर्डल, सिंपल क्यूबर्डल एपिथेलियम जो है आपकी, वो आपकी कैसी होती है? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होते हैं, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। देखो ये रहे। ठीक है, सिंगल लेयर है पर क्यूब लाइक सेल्स होते हैं इसमें। ठीक है, किसमें काम आती है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। दिख नहीं रहा हो तो आपको मैं बता दूं, ये सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन लिखा हुआ है। सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इसका मेजर रोल है। ठीक है, कहां पे मिलेगी आपको? पीसीटी में माइक्रोविलाई। ठीक है, माइक्रोविलाई यहाँ पे आपको मिल जाएगी पीसीटी में, और डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में भी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये एग्जाम्पल बहुत। ठीक है, तो अब हमने ये देख लिया, यहाँ पे देखो ये सब देख लिया हम, तो ये आपका पीवाई के ऊपर भी पूछा हुआ है। देखो ये देखो ये देखो। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब कोलुमिनार देख लेते हैं। तो कोलुमिनार आपके कैसे होते हैं? कोलुमिनार आपका देखो तो सिंपल कोलुमिनार एपिथेलियम होती है, टॉल स्लेंडर बेजल न्यूक्लियाई होता है। ठीक है, टॉल है, स्लेंडर सेल से पतले, और बेजल न्यूक्लियाई देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर इसके फ्री सरफेस पे माइक्रोविलाई हो सकता है, इसके फ्री सरफेस पे क्या प्रेजेंट हो सकता है? माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकता है फ्री सरफेस पे। ठीक है, और आपका कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन, और आपका सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन में काम आते हैं। ठीक है, ओके, आगे देखते हैं। देखो सीलिएटेड अगर मैं बात करूं,
सीलेटेड की अगर मैं बात करूँ तो सीलेटेड आपकी क्यूबॉइडल है, सीलेटेड क्यूबॉइडल है तो आपको स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में देखने को मिलेगी, ठीक है, स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में। सीलेटेड कोलुमिनार लार्जर ब्रोंक्यूल्स में होती है एंड फेलोपियन ट्यूब में। ये आपकी लाइनिंग ऑफ हॉलो ऑर्गन्स में भी होती है, जैसे ट्रेकिया, ठीक है, जैसे आपका ट्रेकिया में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और आपका यहाँ पे लिखा है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, नहीं दिख रहा है, बता देता हूँ, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। और आपका फ्री सरफेस पे इसकी सीलिया होती है ऑब्वियस, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे दे रखा है कि गॉबलेट सेल जो है, ठीक है, गॉबलेट सेल जो है ये आपके मॉडिफाइड कोलुमिनार एपिथेलियम होते हैं, ठीक है। मॉडिफाइड कोलुमिनार आपके देखो, ये पूरा पढ़ लेते हैं। यहाँ पे देखो कुछ कोलुमिनार या क्यूबॉइडल सेल्स जो है वो स्पेशलाइज होकर सिक्रीशन करते हैं और उसे हम कहते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ठीक है, ठीक। तो ये मेनली दो टाइप के होते हैं, यूनिसेलर जिसमें आइसोलेटेड ग्लैंडुलर सेल्स आते हैं आपके जैसे गॉबलेट सेल्स और एलिमेंट्री कैनाल के, एंड मल्टी सेलर हो सकती है जैसे क्लस्टर ऑफ सेल्स जिसमें सलाइवरी ग्लैंड के आ जाते हैं। ये आपके यूनिसेलर दे रखी है, ठीक है, ये आपकी यूनिसेलर ग्लैंडुलर ग्लैंड है, ठीक है। और यहाँ पे मल्टी सेलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम दे रखी है आपको, ठीक है। कौन से होते हैं, मॉडिफाई होकर आपके सिक्रीशन करने लग जाते हैं, ठीक है, कोलुमिनार या क्यूबॉइडल सेल्स आपके हो सकते हैं, ठीक है। आगे देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ देखो क्या है, यहाँ लिखा है आपका जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन वो पोर करती है देयर सिक्रीशन थ्रू डक्ट्स और ट्यूब्स, ठीक है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स अपना सिक्रीशन पोर करेंगी थ्रू डक्ट्स या ट्यूब्स जैसे ईयर वैक्स, स्वेट एटसेट्रा। एंडोक्राइन ग्लैंड्स में कोई डक्ट नहीं होता, कोई ट्यूब नहीं होता, तो ये सिक्रीशन पोर करते हैं डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेथिंग देम। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, सिक्रीट डायरेक्टली इनटू द फ्लूइड बेथिंग देम, ठीक है। तो ये आपका सिक्रीशंस क्या होते हैं, इनके हार्मोन्स इनके सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है। आगे देखो, आगे कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में दे रखा है, तो कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। कंपाउंड एपिथेलियम क्या करती है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है, जो प्रोटेक्शन करेगी केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस के अगेंस्ट, ठीक है। आपकी कंपाउंड एपिथेलियम हो गई, मल्टी लेयर्ड सेल्स होते हैं इसमें, प्रोटेक्शन कर रही है अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेसेस, ठीक है, क्योंकि आप भाई मल्टी लेयर्ड सेल है, स्किन में देखने को मिल रही थी, हमें देखा था हमने, ठीक है। और लिमिटेड रोल होता है इसका, सिक्रीशन अब्जॉर्प्शन में लिमिटेड रोल होता है, ठीक है। अगर इसका सरफेस ड्राई है, अगर इसका सरफेस ड्राई है तो कहाँ देखने को मिल रही है, स्किन में। अगर इसका मॉइस्ट सरफेस है तो आपको बक्कल कैविटी, वजाइना, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड एंड पेनक्रियाटिक डक्ट्स में भी देखने को मिल सकती है। कहाँ कहाँ देखो, फिर से बता दूं, ड्राई सरफेस है स्किन में, और मॉइस्ट सरफेस है तो बक्कल कैविटी, वजाइना, फेरिंग्स, इनर लाइनिंग ऑफ सलाइवरी ग्लैंड और पेनक्रियाटिक डक्ट्स में भी देखने को आपको मिल सकती है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे जंक्शंस के बारे में दे रखा है। तो जो टाइट जंक्शंस है, टाइट जंक्शंस क्या करते हैं, स्टॉप सब्सटेंसेस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टॉप रोकते हैं सब्सटेंसेस को लीक होने से, एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में लीक, कहीं पे भी लीक होने से एक टिश्यू से उसको रोकते हैं टाइट जंक्शंस, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शंस क्या करते हैं, सीमेंटिंग परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ये सीमेंट करते हैं, दो नेबरिंग सेल्स को साथ में जोड़ने का काम करते हैं, सीमेंटिंग कर देते हैं, ठीक है। गैप जंक्शंस की बात करें तो कम्युनिकेशन बाय कनेक्टिंग साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करवा देते हैं एडजेसेंट सेल्स की, ठीक है। वो उनकी साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करके कम्युनिकेशन में काम आता है, तो ये काम, ठीक है, कम्युनिकेशन करवाएंगे, क्या करेंगे, रैपिड ट्रांसफर कराएंगे आयंस का, ठीक है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स का और सम टाइम बिग मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, ठीक है, कम्युनिकेशन में काम आते हैं। पीवाईक्यू भी पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक, ये भी पीवाईक्यू था जो हमने पढ़ा था, कहाँ कहाँ मिलती है ये, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू मोस्ट अबेंडेंट टिश्यू है हमारे भाई बॉडी का, ठीक है। फंक्शन क्या होता है इसका, लिंकेज एंड सपोर्ट में काम आता है, ठीक है, लिंकेज एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये सॉफ्ट कनेक्टिव से आपके स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू तक जाते हैं। तो आ जाओ ये देखते हैं, ठीक है। इसमें आपका देखो, ये सबसे पहला ये डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम रहता है ये। इसमें सबसे पहले आपको क्या देखने को मिल रहे हैं, हम बिल्कुल सीक्वेंस में करते हुए चलेंगे, जो जो आएगा उसको करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको पता है, अगर आपने पढ़ रखा है तो आपको समझ इजीली आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैक्रोफेजेस, ठीक है, यहाँ पे मैक्रोफेजेस, ठीक। अभी चलो ये पीछे बाद में देखेंगे, पहले इधर पे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लूज कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ से बता रहा हूँ, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बता रहा हूँ सबसे पहले। देखो लूज कनेक्टिव टिश्यू की अगर मैं बात करूँ तो लूज कनेक्टिव टिश्यू का कैसा होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू का रहता है आपका सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस, कैसा रहता है, सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस होगा आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू का, ठीक है, ठीक। अब इसमें क्या आ जाएगा, इसमें आएगा आपका एरियोलर टिश्यू, ये बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है एरियोलर टिश्यू बीनीथ द स्किन, ठीक है। इसमें आपका फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस, ठीक है, क्या रहेगा आपका, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल्स और मैक्रोफेजेस आपका एरियोलर टिश्यू में आएंगे, ठीक। ये क्या करते हैं, सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं एपिथेलियम के लिए, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, ठीक है। वैसे तो बहुत डिटेल है इनके बारे में कि ये फैगोसाइटिक होते हैं, ठीक है, वो भी डायग्राम में भी लिख रखा है काफी चीज, ठीक है। पर आपको एनसीईआरटी में लिखा है सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाते हैं एपिथेलियम के, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, मैक्रोफेजेस, एरियोलर टिश्यू में बीनीथ द स्किन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके नीचे आपको एडिपोज टिश्यू के बारे में दे रखा है, एडिपोज टिश्यू की स्पेशलाइज टू स्टोर फैट्स, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, फैट स्टोरेज में काम आता है, जो भी एक्सेस न्यूट्रिएंट कन्वर्टेड इनटू फैट्स, ठीक है। देखो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स रह गए हैं, जो अभी फैट, जो अभी आगे उनका यूज नहीं है या बहुत बाद में यूज है, तो वो फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसमें स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें स्टोर कर दिए जाते हैं, ठीक है, इसमें आपके वो स्टोर कर दिए जाएंगे, ठीक।
ये देखो, ये डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम में मैक्रोफेजेस हैं, आपका फैगोसाइटिक सेल्स होते हैं, फैगोसाइटोसिस करेंगे, ठीक है, फैगोसाइट्स। ठीक है, यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स के बारे में दे रखा है, यहाँ पे यही बता देता हूँ कोलेजन के बारे में। जो कोलेजन फाइबर है उसे हम इलास्टिन भी बोलते हैं, इलास्टिन या कोलेजन फाइबर, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या करता है, फाइबर्स क्या करते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के बने होते हैं। फाइबर्स बने कितने, फाइबर्स ऑफ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। इसका फंक्शन है स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी, स्ट्रेंथ एंड इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। और ये क्या करता है, मैट्रिक्स को सिक्रीट करता है, मतलब फाइबर का जो मैट्रिक्स होता है उसको आपको सिक्रीट करता है, मैट्रिक्स को, ठीक है, ये आपका रहता है। ठीक, अब ये देखो इसमें लेबलिंग में आपका, ये देखो ये रहा आपका फाइब्रोब्लास्ट, ये आपके कोलेजन फाइबर्स हो गए, ठीक है, ये आपका मैक्रोफेज और ये आपका मास्ट सेल्स, ठीक है। ये देखो, ये एडिपोज टिश्यू का डायग्राम दे रखा है। एडिपोज टिश्यू में आपका ये देखो, ये फैट स्टोरेज एरिया है, ये आपका काला न्यूक्लियस हो गया और ये आपकी ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर आपका कनेक्टिव टिश्यू की बात कर लेते हैं। आ जाओ, सबसे पहले देखो डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू में आपका फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, ठीक है, ध्यान से सुनोगे, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट जो आपके हैं, ठीक है, फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आपके कैसे होते हैं, कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू में। अब डेंस कनेक्टिव टिश्यू में भी दो आते हैं, डेंस रेगुलर, डेंस इरेगुलर। ये देखो, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। तो डेंस रेगुलर ये रहा, डेंस इरेगुलर ये रहा। तो डेंस रेगुलर आपका जो कनेक्टिव टिश्यू है उसमें आपके कोलेजन फाइबर आते हैं प्रेजेंट इन रोज, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स आएंगे जो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रोज में, मतलब पैरेलल बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं आपके कोलेजन फाइबर्स आपका रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में। कौन सा एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू पूछा हुआ है, जैसे पीवाईक्यू पूछा हुआ है। टेंडन्स, टेंडन्स आपका क्या करते हैं, टेंडन्स स्केलेटल मसल्स टू बोन, ठीक है, क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं स्केलेटल मसल्स को बोन से, ये आपके टेंडन्स हो गए, ठीक है। और कौन सा एग्जांपल है इसमें, लिगामेंट्स, लिगामेंट्स वन बोन टू अनदर, एक बोन को दूसरी बोन से जोड़ने का काम लिगामेंट्स करते हैं, पीवाईक्यू में पूछा हुआ है। ये इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इसमें फाइब्रोब्लास्ट एंड मोस्टली कोलेजन आपका देखने को मिलता है, ठीक है। और डिफरेंट 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 इसका ओरिएंटेशन भी होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ पे बता दिया, ये इसका डायग्राम है, डायग्राम को भी एक बार देख लें, ठीक है। ये आपका डेंस आपका रेगुलर है, ठीक है, और ये डेंस इरेगुलर है, देखने से थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है, ठीक। अब हम देखेंगे कार्टिलेज के बारे में। देखो, कार्टिलेज के बारे में जो दिया है वो जैसा दिया है, देखो कार्टिलेज जो है, ठीक है, कार्टिलेज बोन्स एंड ब्लड वेरियस टाइप के स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू। ये कैसे कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। आ जाओ, ठीक है, कार्टिलेज के बारे में देखेंगे तो कार्टिलेज का क्या होता है, कार्टिलेज का सॉलिड एंड प्लाइबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स है, ठीक है, वो कैसा होता है, सॉलिड होता है एंड प्लाइबल होता है, ठीक है, मतलब आपका स्ट्रेची आप मान सकते हो, ठीक है, उस तरीके का होता है आपका, ठीक। फिर आपके इसके जो सेल्स होते हैं, इसके सेल्स जो कार्टिलेज के सेल्स उन्हें कहते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, एनक्लोज्ड इन स्मॉल कैविटीज, ठीक है, सिक्रीटेड बाय देम। तो कॉन्ड्रोसाइट जो कैविटी सिक्रीट कर रहे हैं, ठीक है, उसमें ये एनक्लोज होते हैं, ठीक है, आपके कार्टिलेज। कॉन्ड्रोसाइट्स खुद ही सिक्रीट कर रहे हैं कैविटीज, मतलब ठीक है, सिक्रीटेड बाय देम, वो कैविटीज किससे बन रही है, उन्हीं के सिक्रीशन से बन रही है, उसी में वो एनक्लोज होते हैं, कौन से सेल्स, कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है। कार्टिलेज बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, एग्जांपल क्या दे रखा है, बाहर से तो बहुत जगह मिलती है, ठीक है, कहां पे देखने को मिलेगी, बिटवीन एडजेसेंट बोन्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। और मोस्ट कार्टिलेज जो एम्ब्रियो में मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज होती है वो रिप्लेस हो जाती है बोन्स, बोन से अडल्ट से, ठीक है। जब एम्ब्रियो में बहुत सारी कार्टिलेज है और जब अडल्ट बना तो उसमें बहुत सारी कार्टिलेज आपकी रिड्यूस होगी, ठीक है। अब अगर हम बात करें ऑस्टियोसाइट्स, ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं स्पेसेस कॉल्ड लैक्यूने, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स की अगर हम बात करें तो ऑस्टियोसाइट्स, बोन्स की बात कर रहा हूं मैं, बोन्स। तो बोन्स का सबसे पहले तो देखो आप, सबसे चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बोन्स की बात करें तो हार्ड एंड नॉन प्लाइबल मैट्रिक्स होता है, ठीक है। कैसा होता है, हार्ड एंड नॉन प्लाइबल मैट्रिक्स होता है, कैल्शियम सॉल्ट्स होता है इसमें और कोलेजन फाइबर्स रिच, ठीक है। इसका जो मैट्रिक्स होता है आपका कैल्शियम सॉल्ट्स एंड कोलेजन फाइबर रिच है आपकी बोन्स। ऑस्टियोसाइट्स इसके सेल्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं स्पेसिस में जिसे हम कहते हैं लैक्यूने, ठीक है। ऐसी ऐसी कैविटी स्पेसिस होती हैं जिसको हम कहते हैं लैक्यूने, उसमें ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट होते हैं। बोन्स का काम होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करती है सॉफ्टर टिश्यूज को, जो सॉफ्ट टिश्यूज है उनको और ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ब्लड। ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड आपका फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू करता है और ट्रांसपोर्ट करता है वेरियस सब्सटेंसेस को। बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ लेते हैं, तो यहाँ पे अभी जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी ये देखो, ये दो डायग्राम है, तो तीन है, तो आपको इसको ध्यान से देख लेना है, ठीक है। सबसे पहले आपका ये देखो, ये आपका कोलेजन फाइबर्स है, ठीक है, और ये आपके कार्टिलेज के सेल्स हैं कॉन्ड्रोसाइट्स, ठीक है, कार्टिलेज के सेल्स हैं आपके कॉन्ड्रोसाइट, तो ये बनी हुई है, ठीक है, ये आपका कार्टिलेज का होगा, ठीक है। ये आपका बोन का है, बोन के में कुछ लेबल नहीं है वैसे, तो यही बना हुआ है सीधा, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स है और आपका लैक्यूने बना रखा है इन्होंने, ठीक है। ये आपका आरबीसी है, ये आपका प्लेटलेट है और ये डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी अमीबॉइड सा होता है, ठीक है। फिर आपके मसल टिश्यू पे आ जाते हैं, तो इसमें आपका बस स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल एंड कार्डिक मसल हमें पढ़ना है। तो स्केलेटल मसल की अगर मैं बात करूं, स्केलेटल मसल कैसे होते हैं, स्ट्राइएटेड एन अपीयरेंस, मतलब आपकी स्ट्राइएशन देखने को मिलेंगे, स्ट्राइप्स देखने को मिलती है। स्मूथ मसल नॉन स्ट्राइएटेड, कार्डिक मसल स्ट्राइएटेड होता है, लेस स्ट्राइएशन देखने को मिलती है इसमें,
ठीक है। स्केलेटल मसल की बात करें तो बंडल्ड इन पैरेलल फैशन, ठीक है, पैरेलल फैशन में बंडल की कर रखी होती है आपकी स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल टेपर एट बोथ एंड फ्यूजी फॉर्म शेप, ठीक है, टेपर्ड होती है, बोथ दोनों एंड से टेपर होती है, ठीक है, और फ्यूजी फॉर्म जैसी होती है, ठीक है। कार्डिक मसल्स की बात करें तो सेल जंक्शन फ्यूज देम टुगेदर, ठीक है। कार्डिक मसल्स में सेल, अभी देखो सेल जंक्शन जो होते हैं वो एक दूसरे को फ्यूज इनको फ्यूज करके रखते हैं साथ में, ठीक है। अब पहले स्केलेटल मसल पूरा कर लें तो शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एनक्लोजेस देम, एक शीट है कनेक्टिव टिश्यू की, वो इसे एनक्लोज करके रखेगी। ये आपकी वॉलंटरी होती है, ठीक है। कैसी होती है आपकी वॉलंटरी होती है, बाइसेप्स ऑफ होल बॉडी, ठीक है। आपको कहाँ देखने को मिलेगी, बाइसेप्स में या होल बॉडी में आपको देखने को ये मिल ही जाती है, स्केलेटल मसल हर जगह आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। वॉलंटरी है और आपका शीट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू इंक्लूज करते हैं। स्मूथ मसल्स की बात करें, कनेक्टिव टिश्यू शीट प्रेजेंट है, ठीक है, इतना ही लिखा है, कनेक्टिव टिश्यू शीट प्रेजेंट, ठीक है, और एनक्लोजेस स्केलेटल, ठीक। स्मूथ मसल की बात करें इनवॉलेंट्री होती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ब्लड वेसल्स में आपको स्टमक में और इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिल जाएगी। कार्डिक मसल्स में आपको इंटरकैलेटेड डिस्क देखने को मिलते हैं फ्यूजन पॉइंट में, जहां वो जुड़ रही है तो अलाउ करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, ठीक है। वो इंटरकैलेटेड डिस्क इनको इसको अलाउ करते हैं एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट होने में साथ में, ठीक है, एज अ यूनिट कॉन्ट्रैक्ट होने में। तो ये आपकी कार्डिक मसल्स में देखने को मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है। इनवॉलेंट्री होती है, सिर्फ हार्ट में देखने को मिलती है, ठीक है। यही सब लिखा है यहाँ पे, इसका बाहर का कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये देखो यहाँ पे डायग्राम दे रखे हैं, ठीक है। तो आपका ये सबसे पहला स्केलेटल मसल का डायग्राम दिया हुआ है, स्केलेटल मसल का डायग्राम दिया हुआ है, स्ट्राइएटेड मसल है, ठीक है। ये आपका स्मूथ मसल है, ये टेपर, देखो टेपर एट एंड्स फ्यूजी फॉर्म होगी, ठीक है। स्मूथ मसल है, ये इसमें देखो ये न्यूक्लियस है, ये स्ट्राइएशंस दे रखी। ये देखो ये कार्डिक मसल है, कार्डिक मसल में भी स्ट्राइएशन है, लेस स्ट्राइएशंस होती है, ठीक है। आपकी स्ट्राइएशंस है न्यूक्लियस और जंक्शन बिटवीन एडजेसेंट सेल्स, ठीक है, ये रहा, ठीक। फिर आपकी तीनों डायग्राम दे रखे, ठीक है। न्यूरल टिश्यू की बात कर लें, न्यूरल टिश्यू की अगर हम बात करें, ठीक है, न्यूरल टिश्यू में क्या दे रखा है, न्यूरल टिश्यू में आपका exerts the greatest control over body's responsiveness to changing conditions, ठीक है। greatest control लिखा है। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, the unit of neural system excitable cells are excitable cells, ठीक है, excitable cells हैं आपके न्यूरॉन्स। न्यूरोग्लियल सेल्स जो होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम, ठीक है। न्यूरल सिस्टम में क्या आता है, न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लियल सेल्स, ठीक है। तो आपके जो रेस्ट ऑफ द न्यूरल सिस्टम को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं आपके न्यूरोग्लियल सेल्स है, ये प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट करते हैं आपके न्यूरॉन्स को आपका प्रोटेक्शन और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। न्यूरोग्लिया जो होता है वो मोर देन वन हाफ, देखो मोर देन वन हाफ वॉल्यूम ऑफ न्यूरल टिश्यू हमारी बॉडी में बनाता है न्यूरोग्लिया। जब न्यूरॉन एक सुटेबली सिमुलेट हुआ है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस जनरेट होगी, तो ट्रेवल होगी स्विफ्टली अलोंग इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, याद रखना ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पे आएगा। अराइवल ऑफ डिस्टर्बेंस एट द नर्व न्यूरॉन्स एंडिंग और आउटपुट जोन ट्रिगर करता है इवेंट को, जो स्टिम्युलेशन कर सकते हैं, इनिबिशन कर सकते हैं एडजेसेंट न्यूरॉन का अदर सेल्स का, ठीक है। ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये है आपका एक्सॉन, ये है आपकी सेल बॉडी विद न्यूक्लियस, ये आपका डेंड्राइट और ये आपके न्यूरोग्लिया, ठीक है। आगे देखो, ठीक है, अभी हमारा एनिमल टिश्यूज वाला पार्ट यहाँ पे खत्म हो गया, अब हम कॉकरोच के तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कॉकरोच की अगर मैं बात करूं तो कॉकरोच में आपका फाइलम, ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए थोड़ा समय लगेगा पर हम करेंगे पूरा, ठीक है। कॉकरोच में आपका फाइलम कौन सा है, फाइलम आपका है आर्थ्रोपोडा, ठीक है। कौन सा फाइलम देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोडा फाइलम से बिलोंग करता है कॉकरोच। नॉक्टर्नल होता है, ओमनीवोर होता है, ठीक है। कैसा होता है, नॉक्टर्नल है, ओमनीवोर है और सीरियस पेस्ट है, वेक्टर है, ठीक है, बीमारियां फैलाता है, ठीक। अब यहाँ देखो मॉर्फोलॉजी शुरू करते हैं, तो यहाँ पे हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइडेड होता है। कॉकरोच आपका कैसे डिवाइडेड होता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में। 34 से 53 mm लॉन्ग होता है ये कॉकरोच आपका, 34 से 53 mm लॉन्ग होता है। इसका हार्ड पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना इसे बोलते हैं हम, ठीक है, साइंटिफिक नेम है आपका पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। इसका हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हार्ड काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, काइटिन से बना हुआ है, ध्यान रखना ये पार्ट। और आपका स्केलेराइड्स प्रेजेंट होते हैं, स्केलेराइड्स प्रेजेंट होते हैं जो ज्वाइन टुगेदर बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। आर्टिकुलर मेम्ब्रेन इसे ज्वाइन करके रखती है, ठीक है, ज्वाइंड टुगेदर बाय आर्टिकुलर मेम्ब्रेन जो कि थिन एंड फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है ये, और ये पीवाईक्यू भी है, ठीक है। एक्सोस्केलेटन में हार्ड प्लेट्स होती हैं जिन्हें हम कहते हैं स्केलेराइड्स, ठीक है, ठीक। अब इसमें एक और चीज है देखो, टर्गाइड्स अगर डोर्सली प्रेजेंट है तो टर्गाइड्स बोलते हैं, और स्टर्नाइड्स कब बोलते हैं, जब वेंट्रली प्रेजेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट वाले स्टर्नाइड्स और आपके डोर्सली प्रेजेंट वाले टर्गाइड्स, ठीक है, ज्वाइन टुगेदर बाय थिन फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। ये देखो ये डायग्राम दिया हुआ है, ये आपका हेड है, ठीक है, ये आपका टेगमीना है, अभी बता देंगे। हाइंड विंग ये आपका क्या है, ये आपका है फिलीफॉर्म एंटीना, ये कंपाउंड आई, प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स, प्रोथोरैक्स, ठीक है। अब ये पढ़ते हैं आगे, फिर बात करेंगे इस डायग्राम, ठीक है, ठीक। अब देखो, ठीक है, आपका जो हेड है, हेड आपका फ्यूजन ऑफ 6 ग्रेट, ठीक है। अब देखो जो हेड है, हेड आपका 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ है, ठीक है।
हेड आपका ट्रायंगुलर होता है और 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ है और ग्रेट मोटिलिटी दिखाता है किस वजह से, नेक की वजह से। याद रखेंगे, ग्रेट मोटिलिटी दिखाता है नेक के वजह से, फ्यूजन ऑफ 6 सेगमेंट से बना हुआ है। ठीक है, आप इसके माउथ पार्ट्स की बात करेंगे तो आप में आ जाएगा आपका मैंडिबल्स, 2 आपके मैंडिबल्स होते हैं, मैक्सिले, 2 आपके मैक्सिले हैं। ठीक है, सॉरी सॉरी, मैंडिबल आपका पेयर्ड होता है, मैक्सिले पेयर्ड है, लेबियम एक, लैब्रम एक। ठीक है, 2 प्रेजेंट है, पेयर्ड मतलब 2, पेयर है मतलब पेयर ऑफ मैंडिबल्स, पेयर ऑफ मैक्सिले, लेब्रम एंड लेबियम। ठीक है, इतना आपको याद हो जाना चाहिए। ठीक है, लेब्रम होता है आपका अपर लिप, लेब्रम होता है आपका अपर लिप, और आपका जो लेबियम आपका लोअर लिप। ठीक है, बोल के देखो, लेब्रम अपर लिप की तरफ आपका मुंह जाएगा तो लेब्रम अपर लिप, और लेबियम बोल के देखो, लेबियम मुंह नीचे की तरफ जाएगा थोड़ा, बियम। ठीक है, लोअर लिप की तरफ आपका मुंह जाएगा तो आपका लोअर लिप की तरफ, याद रखना। ठीक है, बोल के देखो इसे। मैंडिबल्स की बात करें तो 2 आपके, ठीक है, पेयर ऑफ मैंडिबल, पेयर ऑफ मैक्सिले। ठीक है, बिटिंग एंड चूइंग टाइप होता है। कैसा होता है? बिटिंग एंड चूइंग टाइप होता है। ठीक है, और एक आपका हाइपोफेरिंग्स भी देखने को मिलता है जो टंग है, एक होता है हाइपोफेरिंग्स है जो टंग है। ठीक है, हाइपोफेरिंग्स आपको देखने को मिलता है जो टंग की तरह काम करता है। ठीक है, जो आपका माउथ पार्ट से एनक्लोज रहता है। ठीक है, अब इसकी बात करेंगे हम थोरैक्स। ठीक है, तो थोरैक्स में आपको क्या देखने को मिलेगा? विंग्स। ठीक है, थोरैक्स में आपको देखने को मिलेंगे विंग्स। तो विंग्स कौन से 4 विंग्स मीजोथोरैक्स में, और टेगमीना, इसे अब इसी को हम टेगमीना बोलते हैं। 4 विंग्स ये टेगमीना प्रोटेक्शन का काम करते हैं, मीजोथोरैक्स में देखने को मिलेगा। मीजोथोरैक्स में आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा आपका? 4 विंग्स, जिसे हम टेक्मीना भी बोलते हैं, और हाइंड विंग्स आपको देखने को मिलेगा मेटाथोरैक्स में, जो कि फ्लाइट के लिए कौन काम आता है? हाइंड विंग। और टेक्मीना 4 विंग जो है वो आपका हाइंड विंग्स की प्रोटेक्शन कर रहे हैं जब आपका कॉकरोच रेस्ट कर रहा है या बैठा हुआ है, उड़ नहीं रहा है उस समय पे। ठीक है, जो आपका कॉकरोच आपका ये जो, ठीक है, उस समय पे थोरैक्स आपका डिवाइडेड होता है प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स और आपका मेटाथोरैक्स। ठीक है, इसमें डिवाइडेड होता है कॉकरोच। अब आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे एब्डोमेन। एब्डोमेन की अगर मैं बात करूं तो फीमेल में आपको 7th 8th 9th स्टर्ना, याद रखेंगे, स्टर्ना डोर्सली। ठीक है, 7th 8th 9th स्टर्ना फॉर्म्स ब्रूड या जेनाइटल पाउच। ठीक है, ब्रूड पाउच या जेनाइटल पाउच कौन बनाता है फीमेल्स में? 7th 8th 9th स्टर्ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, PYQ है, पूछा जा चुका है। 7th 8th 9th स्टर्ना आपका बनाता है ब्रूड या जेनाइटल पाउच। इसमें 7th जो आपका स्टर्ना है वो बोट शेप्ड होता है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, बोट शेप्ड होता है। 7th स्टर्ना आपका बोट शेप्ड होता है। ठीक है, एनल सर्काई आपका प्रेजेंट होता है फीमेल में, एनल सर्काई प्रेजेंट है 10th सेगमेंट पे। 10th सेगमेंट पे आपका क्या प्रेजेंट होगा? 10th सेगमेंट पे आपका एनल सर्काई प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मेल्स की अगर मैं बात करूं तो मेल्स में 9th एंड 10th टर्गा पे, 9th एंड 10th टर्गा पे आपका क्या रहेगा? 9th एंड 10th टर्गा पे अलोंग विद 9th स्टर्नम। ठीक है, 9th एंड 10th टर्गा, 9th एंड 10th टर्गा मतलब हम बात कर रहे हैं डोर्सली की। ठीक है, डोर्सली की बात कर रहे हैं। स्टर्ना तो आपका वेंट्रली रहता है। ठीक है, स्टर्ना आपका वेंट्रली रहता है, देखो ये रहा, ये देखो। ठीक है, स्टर्ना इट्स वेंट्रली, टर्गा इट्स डोर्सली, तो स्टर्ना आपका वेंट्रली रहता है। ठीक है, तो 9th एंड 10th टर्गा अलोंग विद 9th स्टर्नम क्या बनाता है आपका? जेनाइटल पाउच। ठीक है, मेल्स में भी बनता है इसमें, और ये आपके सेगमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, अब मेल्स में आपको एनल सर्काई फीमेल के 10th सेगमेंट पे, मेल्स के भी 10th सेगमेंट पे देखने को मिलता है, 10th पे मिलता है। ठीक है, पर आपका मेल्स में एक और स्ट्रक्चर है एनल स्टाइल्स, ये आपको मेल्स में ही देखने को मिलेगा, एनल स्टाइल्स। ठीक है, तो ये आपका अलग होता है। ठीक है, अब ये वाला डायग्राम देख लो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसमें आपका देखो, ये आपका हेड, ये टेगमीना आपका 4 विंग, ये आपका हाइंड विंग, ये आपका एब्डोमेन रीजन आ गया, फिर ये आपका एनल सर्काई दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आपका देखो ये फिलीफॉर्म एंटीने है, कंपाउंड आई अभी पढ़ेंगे, प्रोनोटम है, ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? प्रोनोटम बोलते हैं। ठीक है, अब आपका किसमें डिवाइडेड है? प्रोथोरैक्स, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। तो ये आपका मीजोथोरैक्स हो गया, ये वाला पार्ट मीजोथोरैक्स। ये आपके लेग्स की बात करूं तो प्रोथोरैसिक लेग है पहला, ये आपका मेटाथोरैक्स ये आ गया। अब यहाँ पे इस रीजन में मेटाथोरैसिक लेग आ जाएगा, और इधर आपका सॉरी ये मेटाथोरैक्स इधर आएगा, और ये लेग आपका मीजोथोरैसिक लेग होगा। ठीक है, ये याद रखना, और आपका मेटाथोरैसिक लेग इसके नीचे होता है। ठीक है, चलो ये वाला पार्ट भी देख लेते हैं हम। ठीक है, लेग्स हमने देख लिए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब ये देखो, इसमें आपका हेड रीजन ऑफ कॉकरोच में पार्ट्स ऑफ हेड रीजन बना रखे हैं। हेड रीजन के पार्ट ये देखो, ये आपका है ऑसिलस। ठीक है, ये याद करना पड़ेगा ऑब्वियसली, ऑसिलस है। ये आपकी कंपाउंड है, ये तो आपको दिख रहा है। ये आपका है मैक्सिला, ये आपका है मैंडिबल, ये अंदर वाला। ठीक है, ये लैब्रम है, और ये नीचे वाला लेबियम है। ठीक है, ये तो याद रहेगा, लैब्रम अपर है और लेबियम लोअर। ठीक है, ये देखो, लैब्रम आपका अपर लिप,
ये आपका मैंडेबल है, आपका बिटिंग एंड चूइंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट है ना, तो ग्राइंडिंग रीजन या इंसर्जन रीजन यहाँ पे होता है। मैंडेबल दो होते हैं, ठीक है। ये आपका हाइपोफेरिंक्स पता है ना, एनक्लोजेस बीच में आता है। ये आपका मैक्सिला, ठीक है। ये आपका मैक्सिला दो है, लेबियम आपका लोअर लिप है, ठीक है। अब हम एनाटॉमी पढ़ लेते हैं। देखो यहां से शुरू हो रही है एनाटॉमी, ठीक है। सबसे पहले देखो, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इन द बॉडी कैविटी डिवाइड होती है तीन रीजन में, फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है। फोरगट, मिडगट, हाइंडगट, ठीक है। जो आपका माउथ, इसका माउथ होता है कॉकरोच का, वो ओपन होता है आपका ट्यूबुलर फेरिंग्स में, ठीक है। फिर आपका नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस, ठीक है। आगे फर्दर आप सैक लाइक स्ट्रक्चर में घुस जाओगे, जो कि होता है क्रॉप, क्रॉप, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है आपका, इसका सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रॉप, ठीक है। सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है क्रॉप, जो कि फूड स्टोरेज में काम आता है। ओहो, क्या कलर आ गया है। फूड स्टोरेज में काम आता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर आपका फूड स्टोरेज में काम आएगा, ठीक है। और आपका ग्राइंडिंग ऑफ फूड कौन करेगा, फूड को ग्राइंड कौन करेगा, गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस, क्या बोलते हैं इसे, गिजर्ड या प्रोवेंट्रिकुलस बोलते हैं, ठीक है। और इसमें 6 हाईली काइटिनस एक्सोस्केलेटन, कैसे करता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग करेगा कैसे यार, कर तो लेगा, आप कह रहे हो करेगा, पर कैसे करेगा, 6 हाईली काइटिनस एक्सोस्केलेटन इसमें प्रेजेंट होते हैं, उसके थ्रू ये ग्राइंडिंग करता है, ठीक है, करता है। आगे देखते हैं अब, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एंटायर फोरगट लाइन कैसे होती है, ठीक है। तो अब ये देखते हैं, अच्छा, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखो ये बना हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम बने हैं, इसकी ही मदद से हम समझेंगे। तो एंटायर जो फोरगट होती है ना, वो लाइंड होती है बाय क्यूटिकल, ठीक है। ये जो पूरी फोरगट है, इट इज लाइंड बाय क्यूटिकल, ठीक। अब आगे देखो, ठीक। अब 6 से 8 हेपेटिक या गैस्ट्रिक सीखे, ये ब्लाइंड टिब्यूल्स होते हैं, ब्लाइंड टिब्यूल्स, ठीक है। 6 से 8 गैस्ट्रिक या हिपैटिक सीके आपको देखने को मिलेंगे, कहां पे, फोरगट एंड मिडगट जंक्शन पे, ठीक है। इसके आगे अगर हम मिडगट हाइंडगट जंक्शन पे जाएंगे, मिडगट हाइंडगट जंक्शन पे जाएंगे, तो आपको 100 से 150 येलो कलर्ड मेलफिगियन टिब्यूल्स देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे, मेलफिगियन टिब्यूल्स, टिब्यूल्स इधर पहुंच गया, ओके। तो आपको 100 से 150 आपको मेलफिगियन टिब्यूल्स देखने को मिलेंगे इस जंक्शन पे, ठीक है, इस जंक्शन पे मेलफिगियन टिब्यूल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब हाइंडगट में क्या आएगा, फिर आप फर्दर हाइंडगट में चले गए, ठीक है। तो हाइंडगट ब्रॉडर होता है मिडगट से, पॉइंटर्स हैं जो याद होने चाहिए इसलिए ऐसे लिख रखा है। ब्रॉडर होता है मिडगट से, इलियम कोलोन रेक्टम, हाइंडगट डिवाइड होता है इलियम कोलोन रेक्टम में। फर्दर आपका जो खाना है वो निकल जाएगा इसका एनस से बाहर, ठीक है, एनस से बाहर, ठीक है। ये हमने पूरा समझ लिया, ठीक। ये देखो यहाँ पे फेरिंग्स, ठीक है, ये आपका इसका सलाइवरी ग्लैंड है, यहाँ पे सलाइवरी रिजर्वायर है, ठीक है, सलाइवरी रिजर्वायर, ठीक। ये आपका इसका इसोफेगस है, ये क्रॉप, ये गिजर्ड ग्राइंडिंग सेक्शन, ये है हिपैटिक सीके, हिपैटिक सीके, ये आपका मिडगट, इसको आप क्या बोलते हैं, मिजेंटेरॉन। ये है आपके मेल्फिगियन टिब्यूल, इलियम कोलोन रेक्टम, इसमें हाइंडगट डिवाइडेड है और यहां से बाहर निकल जाता है, रेक्टम से बाहर निकल जाता है, इस देखो यहां से, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल था कॉकरोच का, ठीक है। अब हम बात करेंगे, ठीक है, अब हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसे होता है फ्रॉम हीमोलिम्फ, ये देखो यहाँ लिखा है, रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट कैसे होता है फ्रॉम हीमोलिम्फ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लड के बारे में इसके, ठीक है। तो इसके हार्ट के बारे में बात करते हैं, उसी में आपका ब्लड का भी समझ लेंगे। देखो देखो ब्लड इज वैस्कुलर सिस्टम ऑफ, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम ऑफ कॉकरोच ओपन टाइप होता है, ठीक है, ओपन टाइप है। ब्लड वेसल्स पुअरली डेवलप है और ओपन होती है इनटू स्पेसेस हेमोसिल, ठीक है, हेमोसिल में ओपन हो रही है, ठीक, ठीक है। अब इसको देखो, ठीक, अब इसमें आपका आ जाता है हार्ट, ठीक। इसके हार्ट की अगर बात करते हैं, सबसे पहले विसरल ऑर्गन्स बेटेड होते हैं हीमोलिम्फ में। विसरल ऑर्गन्स कहां पड़े हैं आपके, हीमोलिम्फ में। हीमोलिम्फ इसका इसका ब्लड होता है, कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसका हार्ट की बात करें तो मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन पे लोकेटेड होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन पे लोकेटेड है। फनल शेप्ड चेंबर्स होते हैं विद ऑस्टिया ऑन ईदर साइड, ठीक है, फनल शेप्ड चेंबर्स हैं, ये रहे। और इसके में ईदर साइड, दोनों तरफ आपके कैसे होंगे, ऑस्टिया प्रेजेंट होंगे। ऑस्टिया क्या होती है, ओपनिंग होती है, ठीक है। कैसे ब्लड जाता है, ब्लड आपका जाएगा, देखो ब्लड आपका जाता है साइनसिस, ओपन, ओपन है आपका, साइनसिस होते हैं, साइनसिस, ठीक है। साइनसिस से जाएगा हार्ट, साइनसिस से जाएगा हार्ट, ठीक है, साइनसिस से हार्ट, ठीक है। कैसे, ऑस्टिया के थ्रू हार्ट में घुसेगा और फिर एंटीरियरली वापस साइनसिस में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, एंटीरियरली वापस आपका आ जाएगा साइनसिस में, ठीक है, एंटीरियरली आएगा, पर ध्यान रखना ये एंटीरियरली आएगा, ठीक है, ओके। रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपका नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया होते हैं जो 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स में खुलते हैं, स्पाइरिकल्स, ठीक है, ये भी बता देता हूं। देखो 10 पेयर, फिर से 10 पेयर्स, मतलब 20 स्पाइरिकल्स होंगे, स्पाइरिकल उसमें खुल जाएंगे लेटरल साइड पे ऑफ द बॉडी। ब्रांचिंग ट्यूब्स होते हैं आपके इसमें,
जो कैरी करते हैं ऑक्सीजन टू एयर टू द ऑल पार्ट्स। ठीक है, इसमें ट्रैकियल ट्यूब्स आपको देखने को मिल जाएंगे। देखो ये एंटीरियर एओर्टा है, ठीक है, हार्ट इसमें दिखा रखा है, ये एरियरी मसल्स है, ठीक है, आपको कितना देखो बड़ा आपका हार्ट देखने को मिल रहा है मिड डॉर्सल लाइन पे, ठीक है, और ये आपके चेंबर ऑफ हार्ट यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ठीक है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है कॉकरोच का। ठीक है, और क्या दे रखा है भाई, स्पाइरिकल आपने पढ़ लिया ना कि आपका हार्ट तक चला जाएगा। तो स्पाइरिकल्स हैं वो रेगुलेटेड होते हैं भाई स्फिंक्टर्स। ठीक है, कुछ स्फिंक्टर्स प्रेजेंट है, उससे रेगुलेटेड है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ होता है, ट्रेकियोल्स पे होता है। कैसे, डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन से। ठीक है, ठीक है, अब एक्सक्रीशन की बात करें तो यहाँ पे देखो इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा है, मेल्फिगियन टिब्यूल्स, ठीक है, लाइंड बाय सीलिएटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, सीलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल से लाइंड होते हैं आपके मेल्फिगियन टिब्यूल्स। ठीक है, मेल्फिगियन टिब्यूल्स लाइंड बाय सीलिएटेड और ग्लैंडुलर सेल्स। ठीक है, एक्सक्रीशन आपका मेल्फिगियन टिब्यूल्स करते हैं। ठीक, ठीक है, अब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। क्या करेंगे, उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, उसे यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। ये यूरिकोटेलिक, यूरिकोटेलिक, यूरिक एसिड एक्सक्रीट करता है। यूरिकोटेलिक होते हैं ऑर्गेनिज्म। फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स एंड यूरिकोज ग्लैंड हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन। फैट बॉडी नेफ्रोसाइट्स और यूरिकोज ग्लैंड हेल्प करती हैं एक्सक्रीशन में। ठीक है, किसमें कंपोज होते हैं आपके डोर्सल सरफेस, डोर्सल सरफेस ऑफ ग्लैंड हेड पे आपके कंपाउंड, सॉरी ये आपका कंपाउंड आइज की अब हम बात करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, कंपाउंड आइज। ठीक है, कंपाउंड आइज। ठीक, उससे पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। उससे पहले हम नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीशन में इतना ही दे रखा है, एक्सक्रीशन में इतना ही दे रखा है। ठीक है, उससे पहले हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट आपको चीज याद रखनी है, फैट बॉडी नेफ्रोसाइड एंड यूरिकोज ग्लैंड हेल्प करती है सिक्रेशन में। ठीक है, हेल्प करती है, मेन आपका मेल्फिगियन टिब्यूल्स के वजह से होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम पढ़ते हैं तो सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं आपके। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स होते हैं वेंट्रल साइड पे। लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव्स कहाँ होते हैं, वेंट्रल साइड पे। गैंग्लिया आपका 3 होते हैं थोरैक्स में और 6 होते हैं एब्डोमेन में। कितने आपको, 3 होते हैं थोरैक्स में, 6 होते हैं आपके एब्डोमेन में। ठीक, फिर से 3 होते हैं थोरैक्स में, 6 होते हैं आपके एब्डोमेन पे। हेड, हेड होल्ड्स अ बिट ऑफ नर्वस सिस्टम। अगर हेड की बात करें इसके तो इसमें थोड़ा नर्वस सिस्टम होता है, पर मोस्टली आपका, मोस्टली थ्रू आउट, मोस्टली थ्रू आउट। ठीक है, ये कह रहा है मोस्टली थ्रू आउट होता है, मतलब पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है नर्वस सिस्टम। ठीक है, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन, ये ब्रेन में आपका हेड में प्रेजेंट होते हैं, सुप्रा ईसोफेगल गैंग्लियन। ठीक है, अगर आपको हेड काट दो आप कॉकरोच का तो वो स्टिल 1 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, क्योंकि उसका थ्रू आउट नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है। नर्वस सिस्टम थ्रू आउट प्रेजेंट होता है। ठीक है, ठीक, मोस्टली आपका वेंट्रल बेली साइड पे होता है, बाकी हेड के अलावा। ठीक है, ठीक, अब इसके आगे कंपाउंड आइज देख लो आप। ठीक है, जल्दी से देखते हैं ये भी। कंपाउंड आइज की अगर मैं बात करूं, कंपाउंड आइज की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कंपाउंड आइज की अगर मैं बात करूं तो ये आपका डोर्सल सरफेस ऑफ हेड पे प्रेजेंट होती है। कहां प्रेजेंट है, डोर्सल सरफेस ऑफ हेड पे प्रेजेंट है। डोर्सल सरफेस ऑफ हेड पे प्रेजेंट है। 200 ओमाटीडिया होते हैं हर आई में, एक आंख में 200 ओमाटीडिया होते हैं। ठीक है, इसमें मोजाइक विजन देखने को मिलता है। मोजाइक विजन क्या होता है ना, मोजाइक विजन होता है आपका, इसमें सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है और रेजोल्यूशन बहुत कम है। ठीक है, मोजाइक विजन का मतलब आपका सेंसिटिविटी। सबसे पहले देखो मोजाइक विजन होता क्या है, पहले मैं बताऊंगा मोजाइक विजन होता क्या है। मोजाइक विजन आपका होता है सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस ऑब्जेक्ट की बनती है, इसको मोजाइक विजन कहते हैं। इसमें सेंसिटिविटी ज्यादा होती है, रेजोल्यूशन कम होता है। इसे नॉक्टर्नल विजन भी कहा जाता है, रात में देखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है इनकी। ठीक है, अब हम इसके ऑलमोस्ट लास्ट पार्ट पे पढ़ चुके हैं। ठीक है, जो कि आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक है, अब इसको एक ही उसमें कवर करते हैं। सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखो, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपका दे रखा है, अब पेयर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस ईच एट लेटरल साइड इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। ठीक है, पेयर ऑफ टेस्टिस है, पेयर है टेस्टिस का। ठीक है, लेटरल साइड पे है, ईच, ईच आपका कहां है, लेटरल साइड पे है, 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट में, तो चौथे से छठे एब्डोमिनल सेगमेंट पे। ठीक, टेस्टिस से वास डिफरेंस से सेमिनल वेसिकल, एजैकुलेटरी डक्ट, मेल गोनोपोर और आपका आपका वेंट्रल टू एनस, ये आपका स्पर्म का पाथवे है इसका। टेस्टिस से वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, एजैकुलेटरी डक्ट में गया, फिर मेल गोनोपोर में गया, फिर वेंट्रल निकल जाएगा टू एनस। ठीक है, ये आपका रहता है। ठीक है, मशरूम ग्लैंड उसमें प्रेजेंट होती है मेल में। ठीक है, 6 से 7, ठीक है, 6-7 सेगमेंट अब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में आपका मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट है। अकॉर्डिंग सॉरी एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है मशरूम ग्लैंड। ठीक है, जो इसमें स्पर्म्स होते हैं वो स्टोर होते हैं सेमिनल वेसिकल में। स्पर्म कहां स्टोर होते हैं, सेमिनल वेसिकल में, और ग्लूड टुगेदर इन फॉर्म ऑफ बंडल्स कॉल्ड स्पर्मेटोफोर्स। ठीक है, ग्लू कर दिए जाते हैं टुगेदर किन बंडल्स में, बंडल बन जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोफोर्स। स्पर्मेटोफोर डिस्चार्ज होते हैं कोप्यूलेशन के टाइम पे।
कोपुलेशन के टाइम पे, ठीक है। कॉकरोच डायोशियस होते हैं, ये आपका एक पार्ट हो गया। और एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो होता है वो रिप्रेजेंट होता है बाय मेल गोनापोफाइसिस फेलोमियर, ठीक है। काइटिनस एसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक। ठीक, मेल्स की बात हो गई। ये वाला पार्ट सबसे जो हमने नीचे लाल में लिखा रखा है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में पूछा जा चुका है। अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख लेते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो लार्ज ओवरीज हैं, दो बड़ी बड़ी ओवरीज आपको लेटरली इन सेकंड टू सिक्स्थ सेगमेंट, लिटरली कहां पे, सेकंड से सिक्स्थ सेगमेंट, एब्डोमिनल सेगमेंट के बीच में आपकी लोकेटेड रहेगी। हर ओवरी में 8 ओवेरियोल्स होते हैं, 8 ओवेरियोल्स होते हैं जिसमें आपका चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा पनप रही होती है। इसमें आपका चेन ऑफ डेवलपिंग ओवा होती है। ओविडक्ट्स आपका यूनाइट करके बनाते हैं मीडियन ओविडक्ट, जिसे हम कहते हैं वजाइना। ओविडक्ट यूनाइट होकर मीडियन ओविडक्ट बना रहे हैं जिसे हम कह रहे हैं वजाइना, ठीक है। वजाइना आपकी ओपन हो रही है इनटू जेनाइटल चेंबर, जेनाइटल चेंबर। और आपका स्पर्मेथिका जो होता है, स्पर्मेथिका क्या है, पेयर्ड होता है सिक्स्थ सेगमेंट पे। स्पर्मेथिका है आपका पेयर्ड है सिक्स्थ सेगमेंट पे, ठीक है। ये भी आपका ओपन होता है जेनाइटल चेंबर में। फर्टिलाइज एग्स आर, आप देखो जो फर्टिलाइज, अब ठीक है आपका फर्टिलाइजेशन हो गया। अब आपके फर्टिलाइज एग जो है वो एनकेस होते हैं ऊथिका में। ऊथिके क्या होते हैं, ऊथिके होते हैं आपके कैप्सूल्स, ऊथिके। और ये आपके डार्क रेडिश टू ब्लैकिश ब्राउनिश होते हैं, भाई कलर ही नहीं पता एनएससी से। डार्क रेडिश से ब्लैकिश ब्राउनिश तक होते हैं। और आपके 3/8 मतलब 8 mm लॉन्ग ये आपको देखने को मिल जाते हैं, मिल जाते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। अभी इसका क्या होता है, ये आपका ये हो गया। अब ये जो ऊथिके हैं, ये ऊथिके हैं, दे आर ड्रॉप्ड, ठीक है। या तो ये ड्रॉप छोड़ देगी या ग्लू कर देगी आपकी फीमेल एक सूटेबल सरफेस पे, जहां पे कहां पे करती है, क्रैक या सर्वाइस में करती है, ठीक है। ह्यूमिडिटी के आसपास करती है जहां पे अच्छा फूड सोर्स भी हो, ठीक है। ऑन एवरेज फीमेल 9 से 10 ऊथिके होते हैं। फिर से सुनो, 9 से 10 ऊथिके होते हैं जिसमें आपका 14 से 16 अंडे एग्स आते हैं। 9 से 10 ऊथिके, 14 to 16 एग्स, ठीक है। डेवलपमेंट आपका कॉकरोच जो है पेरिपेरेंटा अमेरिकाना का कहता है पोरो मेटाबोलिस डेवलपमेंट होता है, मतलब डेवलपमेंट निम्फल स्टेजेस के थ्रू होता है। निम्स आपके वेरी मच एडल्ट्स की तरह लगते हैं, ठीक है। निम्स आपके एडल्ट्स की तरह लगते हैं। मोल्टिंग से, मोल्टिंग से आपका मेटामॉर्फोसिस से 13 गुना, 13 टाइम आपकी मोल्टिंग करके आपका अडल्ट की तरह बन जाते हैं। नेक्स्ट टू लास्ट, ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन, नेक्स्ट टू लास्ट मतलब, नेक्स्ट टू लास्ट मतलब सेकंड लास्ट निम्फल स्टेज जो होती है, ठीक है। उसमें आपको विंग पैड्स देखने को मिलते हैं और सिर्फ अडल्ट कॉकरोचेस के पास विंग्स होते हैं। मेनी स्पीशीज इसकी वाइल्ड हैं, कोई इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। और स्पीशीज अराउंड भाई ह्यूमन हैबिटेट में रहती है, भाई स्पॉइल करती है फूड को, कंटामिनेट करती है, स्मेली एक्सक्रीटा होता है, ट्रांसमिट करती है बैक्टीरियल डिजीज को फूड मटेरियल, ठीक है। ये देखो भाई, इसमें आपका ये टेस्टिस हो गया, ये आपका रहेगा फैलिक ग्लैंड, ये आपका अंदर आएगा स्मॉल टिब्यूल, ये बाहर आपके हो जाएंगे लॉन्ग टिब्यूल्स, ठीक है। यहां तक तो दिक्कत नहीं होती। अब यहाँ पे जो अलग से थोड़ा सा अजीब सा यहाँ पे दे रखा है सेमाइनल वेसिकल, ठीक है। इधर का आपका लेबलिंग आ गया तो सेमाइनल वेसिकल, ये आपका वास्ट डिफेंस, ये आपका इजैकुलेटरी डक्ट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। राइट फेलोमियर, ये जो ब्राउन पार्टी ये रहा आपका राइट फेलोमियर। ये वाले जो हो गए आपके लेफ्ट फेलोमियर, ये आपका हो गया टिटिलेटर, ये हो गया स्यूडोपिनिस। और ये जो नीचे निकल रहा है ये आपका क्लाउडल स्टाइल या इनल स्टाइल, ये वही होता है आपका, ठीक है। और ये इनल सर्का है, ठीक है। अब फीमेल का भी देख लो, फीमेल का आपका ये बड़ी दो दो बड़ी बड़ी ओवरीज थी, है ना। ये आपका मीडियन, ठीक है, ओविडक्ट हो गया आपका। ये कॉमन या कॉमन ओविडक्ट या वजाइना, देखो ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये आपका कॉमन ओविडक्ट है या वजाइना है। इसमें नीचे देखो आपको अंदर देखने को मिलेगा स्पर्मेथिका, ठीक है। ये आपका है गोनेपोफाइसिस। ये रही आपकी कोलैटरल ग्लैंड, पेड़ जैसी जो है ना, पेड़ जैसी, ये आपकी कोलैटरल ग्लैंड्स हैं। ये अंदर वाला जेनाइटल चेंबर हो गया। ये नीचे आपकी हो गई वेसिटियाबुलम, वेसिटेबुलम या कैविटी, और ये आपका मिल के बनाती है जेनाइटल। ओके, तो अब ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लेते हैं, ठीक है। फ्रॉग जो है हम दूसरे पार्ट में करेंगे, ठीक है। जो जूलॉजी रिवीजन का आपका सेकंड पार्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम फ्रॉग करेंगे, ठीक है। अभी हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख लेते हैं, ठीक है। देखो आप शुरू कर रहे हैं ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से। आपको पता ही है ये पैराग्राफ में आपको क्या दिया है, ये पैराग्राफ में आपको दे रखा है, ये ऑक्सीजन यूटिलाइज करते हैं ऑर्गेनिज्म, इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन करते हैं न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल ग्लूकोज का डिराइव एनर्जी, ठीक है। CO2 हार्मफुल होती है, रिलीज करी जाती है कैटाबॉलिक रिएक्शन के टाइम पे। O2 बाई कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर जानी चाहिए सेल को, और CO2 रिलीज होनी चाहिए, ठीक है। ठीक, अब प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 और CO2 को हम ब्रीदिंग कहते हैं, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। एनसीईआरटी लिखती है पर रेस्पिरेशन थोड़ा अलग पार्ट होता है, पर आपका कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन बोल रहे हैं, ठीक है। अब देखो आओ शुरू करते हैं। आपका मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग दे रखी है यहाँ पे। सबसे पहले आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग समझते हैं। इस पार्ट में आपको अलग अलग रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स दे रखे हैं, उधर देख लो। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आपका डिपेंड करती है हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एनिमल में आप पढ़िए, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपकी डिपेंड करती है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। स्पॉन्जेस सीलेंट्रेट प्लेटफॉर्म सिंपल डिफ्यूजन करते हैं बाय बॉडी सरफेस, बॉडी सरफेस के थ्रू सिंपल डिफ्यूजन करते हैं,
अर्थवॉर्म जो हो गया आपका मॉइस्ट क्यूटेकल के थ्रू ब्रीदिंग आपका करता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। इंसेक्ट्स आपका ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू। गिल्स आपका मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स एंड मल्यूस्क आपके गिल्स के थ्रू आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। लंग्स आपका कौन यूज करते हैं? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स एंड मोल्यूस्क। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म एंड मोल्यूस्क आपका लंग का यूज करते हैं, ठीक है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में आपके कौन से? रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल आपका लंग्स का यूज करते हैं। फिशेस गिल्स का। फ्रॉग्स ऑल फॉर्म्स। फ्रॉग्स में आपको पता है ना, आपको फ्रॉग्स में आपको बक्योफेरेंजियल भी देखने को मिलेगी, फिर आपको पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी देखने को मिलती है। हम फ्रॉग पढ़ेंगे आज, ठीक है। तो ये आपका होता है। आगे देखते हैं। आगे आपका ह्यूमन, ये आपको याद हो गया होगा आई होप सो, ठीक है। इंसेक्ट्स का आपका देखो पीवाई को भी पूछा हुआ है, ट्रिकल ट्यूब्स वाला, ठीक। और आपका फ्रॉग का पूछा हुआ है, ठीक है। स्किन के थ्रू भी करते हैं, ये आपको पता हुआ, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ठीक है। इसके बाद अब हम देख रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाथ ऑफ एयर। देखो आ जाओ, पाथ ऑफ एयर देख लेते हैं। सीधा सीधा आपका बना भी रखा है यहाँ पे। पाथ ऑफ एयर में आपको क्या मिलेगा? अ पेयर, पेयर, अ पेयर, ठीक है, याद रखना। अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रल मिलता है। नेसल पैसेज के थ्रू आपका जाएगा नेजल चेंबर में, ओपन होगा फेरिंग्स में, थ्रू लेरिंग्स। लेरिंग्स रीजन के थ्रू कहाँ जाएगा? ये ट्रैकिया में जाएगा। लेरिंग्स रीजन के थ्रू जाएगा आपका ट्रेकिया में। ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे। ट्रेकिया कहाँ डिवाइड होगा? फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो ट्रेकिया, ट्रेकिया पे के ऊपर ही आपका एपीग्लॉटिस होता है, जो यहाँ पे लेरिंग्स रीजन में होता है। एपीग्लॉटिस जो एंट्री ऑफ फूड को प्रिवेंट करता है इनटू लेरिंग्स, ठीक है। आपका ट्रेकिया फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड हो गया। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पे डिवाइड होगा कहाँ? प्राइमरी ब्रोंकाई में, सेकंड, ठीक है। आपके कहाँ डिवाइड? दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा इनटू प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। लेफ्ट ये आपका राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएगा। ये आपके फर्दर सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर टर्शियरी ब्रोंकाई, फिर आपका इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आ जाता है, फिर आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आ जाता है, और फिर फर्दर आपका एल्वियोलाई, ठीक है। अब यहीं पे आपका ट्रेकिया रीजन में, ट्रेकिया से लेकर आपका टर्शरी ब्रोंक्यूल यानी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक ले लो। यहाँ पे लिखा नहीं है इनिशियल तक, इनिशियल ब्रोंक्यूल्स तक आपके सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। ठीक है। हमारे पास दो लंग्स होते हैं, सबको पता है भाई, कवर्ड बाय डबल लेयर्ड प्लूरा। प्लूरा से कवर्ड होते हैं डबल लेयर्ड। प्लूरल फ्लूइड इनके बीच में होता है जो फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। आउटर इसकी लाइनिंग को हम थोरैसिक लाइनिंग कहते हैं, इनर लाइनिंग आपकी लंग्स को आप, ठीक है। इनर आपका देखो ये कह रहा है कि ये जो प्लूरा है, प्लूरल फ्लूइड है आपका, प्लूरा है, ठीक है। या आउटर आपका कनेक्टेड होती है थोरैसिक लाइनिंग, और इनर आपकी लंग्स, ठीक है। ये कह रहा है आउटर आपकी ये कॉन्टैक्ट में होती है आपकी थोरैसिक लाइनिंग से, और आपकी इनर वाली जो होती है, इनर प्लूरा आपकी लंग्स के कॉन्टैक्ट में होती है, ठीक है। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसमें ऐसा कुछ अलग सा तो नहीं है ना। एपिग्लॉटिस, लेयरिंग्स आपका ट्रेकिया, ये आपका ब्रोंकस, ये आपका कट एंड दे रखा है, ये लंग है, ये प्लूरल मेम्ब्रेन है, एल्वियोलाई, प्लूरल फ्लूइड यहाँ पे भरा हुआ है, और ये आपके अंदर होगा ये ब्रोंक्यूल, ठीक है। ये नीचे डायफ्राम होता है, डोम शेप, ठीक है। यहाँ पे क्या दे रखा है? हाँ, अब यहाँ पे बता रखा है एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक का जो रीजन है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल्स आपकी नाक हो गई, यहाँ पे छेद जो है आपके नाक में, आपके पता है आपको यार, ठीक है। यहाँ पे आपका टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो अंदर तक देखे थे हमने, उसको हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट। ये क्लियर करता है एयर को, ह्यूमिडिफाई करता है एयर को, बॉडी टेम्परेचर पे लेके आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स की अगर हम बात करें तो एक्सचेंज पार्ट होता है इसमें। एल्वियोलाई और उसके डक्ट्स की बात करें तो उसको हम कहते हैं एक्सचेंज पार्ट। यहाँ पे एक्चुअल साइड है डिफ्यूजन का ऑफ O2 CO2 बिटवीन ब्लड एंड एटमॉस्फेरिक एयर, ठीक है। लंग्स की बात करें, लंग्स सिचुएटेड होते हैं एयर टाइट थोरैसिक चेंबर में। लंग्स कहाँ सिचुएटेड है आपके? लंग्स आपके एयर टाइट थोरैसिक चेंबर में सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। आप डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते वॉल्यूम का। डोर्सली कैसे? देखो थोरैसिक चेंबर में सिचुएटेड है डोर्सली बाय वेंट्रल कॉलम, ठीक है। अब थोरैसिक चेंबर में आपका डोर्सली वेंट्रल कॉलम है, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, और लोअर साइड पे होता है आपका डायफ्राम। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपका, डोर्सली कैसे? बाय वेंट्रल कॉलम, वेंट्रली बाय स्टर्नम, लेटरली बाय रिब्स, और लोअर पे आपका डायफ्राम। वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन पल्मोनरी कैविटी। आप पल्मोनरी कैविटी का वॉल्यूम डायरेक्टली ऑल्टर नहीं कर सकते, तो थोरैसिक कैविटी का वॉल्यूम में जो आप ऑल्टरेशन करोगे वो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट होगा कहां पे? पल्मोनरी कैविटी में, ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स। ये सीक्वेंस बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है। ब्रीदिंग या पल्मोनरी, सबसे पहले क्या करोगे आप? ब्रीदिंग, अंदर पल्मोनरी वेंटिलेशन करोगे, सांस अंदर ली, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर की आपकी इज ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वियोलर एयर को बाहर छोड़ दोगे। डिफ्यूजन हुआ गैसेस का कहां पे? अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। सबसे पहले तो एल्वियोलर मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही डिफ्यूजन होगा ना O2 एंड CO2 का, क्योंकि अंदर जाके वहीं पे जा रही है, सबसे पहले लंग्स में जाती है, ठीक है, वहां पे होगा। ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का बाय ब्लड, ठीक है। ट्रांसपोर्ट होगा गैसेस का, कौन करेगा? बाय ब्लड, ठीक है। बाय ब्लड ट्रांसपोर्ट हुआ। डिफ्यूजन होगा O2 एंड CO2 का, अब ब्लड एंड टिश्यूज में होगा ना। सबसे पहले इन दो ऑप्शन में कंफ्यूजन ले आते हैं लोग कि डिफ्यूजन डिफ्यूजन दोनों में,
भाई नहीं, सबसे पहले आपका एल्वियोल मेम्ब्रेन, सीधा अंदर आपने एयर ली, सब सीधा आपके एल्वियोलाई पे गई, डिफ्यूजन हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ बाय ब्लड, अब होगा O2 CO2 का ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन, और फिर होगा आपका यूटिलाइजेशन ऑक्सीजन का बाय सेल्स फॉर कैटाबॉलिक रिएक्शन रिजल्टेंट रिलीज ऑफ CO2 यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग देख लेते हैं। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कैसे होती है भाई, ब्रीदिंग कैसे करी जाती है आपकी, प्रेशर ग्रेडियंट बना के ब्रीदिंग कैसे करी जाती है, एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाते हैं बिटवीन लंग्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लंग्स और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच में एक प्रेशर ग्रेडियंट बनाया जाता है। ठीक है, आप इंस्पिरेशन कर रहे हो, इंस्पिरेशन का आपका कंडीशन रहता है प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस। ठीक है, लंग्स के अंदर जो प्रेशर है, प्रेशर विद इन द लंग्स वो कम है, लेस है। ठीक है, देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो आपका प्रेशर लंग्स के अंदर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम है, मतलब एक नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो आपका एयर अंदर आ जाएगा, इंस्पिरेशन हो जाएगा। प्रेशर विद इन द लंग्स इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एक नेगेटिव प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर अंदर आ गया, इंस्पिरेशन हो गया। ठीक है, ओके, एक्सपिरेशन भी यहीं पे बता देता हूँ, देखो एक्सपिरेशन देख लो। ठीक है, ठीक, सिमिलरली एक्सपिरेशन में क्या होता है, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा होता है, इंट्रा पल्मोनरी, आपका इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ठीक है, तो आपका क्या होगा, डायफ्राम और सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल्स, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स बिटवीन द रिब्स। ठीक है, डायफ्राम, एक तो डायफ्राम हो गया, और सेट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स हैं जो रिब्स के बीच में है, वो क्या करेंगे, जनरेट, ऐसे ग्रेडियंट्स को जनरेट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, इंस्पिरेशन को इनिशिएट करता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, इससे वॉल्यूम बढ़ेगा थोरैसिक चेंबर का, एंटीरियो पोस्टीरियरली, एंटीरियो पोस्टीरियर एक्सिस में आपका वॉल्यूम बढ़ेगा, और कॉन्ट्रैक्शन होगा आपका एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का, जो लिफ्ट कर देंगी रिब्स, रिब्स को ऊपर लिफ्ट कर देंगी एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, अब क्या होगा, एंड द स्टर्नम कॉजेज एन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। ठीक है, और स्टर्नम के वजह से इंक्रीज हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ थोरैसिक चेंबर इन द डोर्सो वेंट्रल एक्सिस, डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में ओवरऑल इंक्रीज होगा थोरैसिक वॉल्यूम का, इससे आपका पल्मोनरी वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीजेस द इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, अब भाई पल्मोनरी वॉल्यूम बढ़ेगा तो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज हो गया टू लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इसके वजह से आपका आउटसाइड एयर अंदर आ जाएगा, लंग्स में इंस्पिरेशन हो जाएगा। ठीक है, अब अगर रिलैक्सेशन होना है डायफ्राम का, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स भी आपका रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन एंड रिड्यूस द थोरैसिक चेंबर। ठीक है, आपका सब कुछ रिलैक्स कर जाएगा जो जो कंट्रैक्ट हुआ था। ठीक है, आप पल्मोनरी वॉल्यूम क्या करेगा, एंड देयर बाय पल्मोनरी वॉल्यूम भी कम हो गया, घट गया। ठीक है, थोरैसिक वॉल्यूम घटेगा, इसलिए पल्मोनरी वॉल्यूम घट गया क्योंकि सब कुछ रिलैक्स कर गया। ठीक है, इसके वजह से इंक्रीज हो जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर बढ़ गया, देखो वॉल्यूम कम हो गया ना तो प्रेशर बढ़ जाएगा आपका, आपको पता है ना, अब वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो आपका इंक्रीज होगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर में स्लाइटली अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कॉजिंग द एक्सपल्जन ऑफ एयर, एक्सपिरेशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब भाई इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो आप विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल एब्डोमेन में होती है स्ट्रेंथ। ठीक है, हेल्दी इंडिविजुअल जो होता है ह्यूमन, 12 से 16 टाइम्स पर मिनट आपका क्या है, ब्रीदिंग रेट है। ठीक है, आपका ऑन एन एवरेज हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ 12 से 16 टाइम्स पर मिनट। वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन ब्रीदिंग मूवमेंट एस्टिमेट कर जा सकती है कैसे, स्पायरोमीटर के थ्रू आप नाप सकते हो, बस आप इससे रेजिडुअल वॉल्यूम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, ये आपका सबसे पहले दे रखा है, आपका आपका एक है ये इंस्पिरेशन, देखो यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, और आपका एक्सपिरेशन वॉल्यूम घट रखा है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, जिससे सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं और बहुत पूछे गए हैं। ठीक है, पिछले कुछ सालों में बहुत सवाल इससे पूछे गए हैं इस पार्ट से, तो इस पार्ट को जल्दी से हम कवर करेंगे। ठीक है, इसमें आपको जल्दी से कवर करने के लिए आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, कवर कर। ठीक है, इसमें आपका रहेगा सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम। देखो देखो ध्यान से इधर देखो बस, टाइडल वॉल्यूम आपका क्या होता है, 500 ml होता है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, नॉर्मल, देखो सुनो सुनो सुनो, फिर से सबसे पहले आप पढ़ोगे टाइडल वॉल्यूम, ये क्या कह रहा है। ठीक है, सबसे पहले आप टाइडल वॉल्यूम कब रहेगा आपका, टाइडल वॉल्यूम होता क्या है, नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपायरेशन आप कर रहे हो और नॉर्मल रेस्पिरेशन, वो आपका टाइडल वॉल्यूम है। ठीक है, उस टाइम पे जो लंग में एयर है 500 ml होता है। ठीक है, 6000 से 8000 ml पर मिनट आपका क्या होता है, नॉर्मल मैन में आपका क्या होता है, ये मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम है, देखो यहाँ लिखा है। ठीक है, हेल्दी मैन कैन इंस्पायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट है ना, ये पर मिनट। ठीक है, तो ये आपका मिनट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 2500 से 3000 ml होता है, ये सबसे पहले याद रखना है आपको। फोर्सेबल, अगर आप फोर्सेबल इंस्पिरेशन कर रहे हो भाई,
मतलब जोर लगा के सांस लो, खुद लेके देखो, जोर लगा के सांस लो तो आपका एडिशनल एयर अंदर आ जाएगा। एडिशनल एयर जो आपका अंदर आता है उसको हम कहते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहता है फोर्सेबल एक्सपायरेशन। जब आप जोर लगा के हवा बाहर निकालोगे, जोर लगा के एयर बाहर निकालोगे ना लंग से, तो आपका जो एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो आपका 1000 से 1100 ml आपका होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या होता है? ऐसी एयर जो लंग में रह जाएगी फोर्सेबल। फोर्सेबल एक्सपायरेशन, आप जोर से हवा बाहर निकाल रहे हो, उसके बाद भी लंग में कुछ एयर बच जाती है जो उसे कोलैप्स करने से बचाती है, वो आपकी 1100 से 1200 ml रेजिडुअल वॉल्यूम होती है। ठीक है, होती है। ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे कैपेसिटीज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। कैपेसिटीज का दे रखा है। ठीक है, सबसे पहला आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। देखो, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी दिया हुआ, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें क्या है आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी? पहले हम डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओहो, ठीक है, पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। आ जाओ। ठीक है, ये रीड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले सबकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले आपकी इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद आप पर्सन एक्सपायर कर सकता है जो एयर आपका, सॉरी, इंस्पायर कर सकता है जो एयर आपका, वो आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हो गया। ठीक है, टीवी प्लस आईआरबी होता है। टीवी प्लस आईआरबी देखो, नॉर्मल नॉर्मल रिस्क एक्सपिरेशन के बाद। ठीक है, नॉर्मल एक्सपिरेशन, नॉर्मल एक्सपिरेशन अगर आप करते हो, अगर आपको पता है, तो टीवी और आईआरबी बाहर निकल गया नॉर्मल एक्सपिरेशन, तो आप कितना इंस्पायर कर सकते हो? टीवी प्लस आईआरबी तो कर सकते हो भाई। ईआरबी तो निकलता नहीं है, ईआरबी फोर्सेबल है। ठीक है, ईआरबी फोर्सेबल है। आईआरबी और टीवी बाहर निकल जाता है नॉर्मल एक्सपिरेशन में। टीवी प्लस आईआरबी आपका इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी होती है, अब पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। जितना एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा? नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद आपका कितना एक्सपायर कर सकता है, कितना एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद? तो टीवी प्लस ईआरबी आपका एक्सपायर कर सकता है नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद। इसके बाद नॉर्मल इंस्पिरेशन, आईआरबी तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन के बाद अंदर आता है, तो आएगा ही नहीं अंदर, तो आपका टीवी प्लस ईआरबी ही रहा। ठीक है, वही आपका एक्सपायर कर सकता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है आपका फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन लंग आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। नॉर्मल एक्सपिरेशन कर दिया पर लंग में एयर बच गया है, लंग में एयर बचा रह गया है, वो क्या होता है? नॉर्मल एक्सपिरेशन करेंगे, टीवी आईआरबी बाहर निकल जाएंगे, टीवी आईआरबी बाहर निकल जाएंगे, टीवी आईआरबी बाहर निकल जाएंगे, ईआरबी प्लस आरबी बचा हुआ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी देख लो, वाइटल कैपेसिटी क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन। ब्रीद इन आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन कर दिया है, हवा आपने भाई जोर लगा के बाहर निकाल दिया, कितनी ब्रीद इन कर सकते हो आप? कितना खाली हो गया? ये स्पेस खाली हो गया, ये स्पेस खाली हो गया। टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी आप अंदर ला सकते हो। ठीक है, इस दिस इंक्लूड्स ईआरबी के मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर फोर्स ना, ये भी हो सकता है। मैक्सिमम वॉल्यूम आप कितनी निकाल सकते हो फोर्स इंस्पिरेशन के बाद, ये भी इसकी डेफिनेशन। टोटल लंग में आपका सारा आ जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ अकोमोडेटेड इन लंग्स एट एंड ऑफ फोर्स इंस्पिरेशन। एंड पे इसमें कुछ नहीं आया, बस एंड है फोर्स इंस्पिरेशन का, एक्सपिरेशन नहीं हुआ है। दिस इंक्लूड आरबी, ईआरबी, टीवी, आईआरबी और वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये आपका एक्सप्रेशन भी पूछा जाता है। ठीक है, अब जल्दी से आ जाओ, जल्दी से देख लेते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज वाला पार्ट हम पढ़ रहे हैं। देखो देखो देखो, जल्दी जल्दी देख लो। ठीक है, ये पार्ट जल्दी से हम खत्म करके नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। एल्वेलाई प्राइमरी साइड है एक्सचेंज ऑफ गैसेज का। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब तो पता है। प्रेशर कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस इन मिक्सचर ऑफ गैसेज, हम पार्शियल प्रेशर कहते हैं पीओ2। देखो कैसे याद करोगे? पीओ2 सीओ2, एटमॉस्फेयर गैस 159 0.3 सबसे ज्यादा, O2 का होगा। एल्वियोलाई में आपका सबसे, देखो जो कम वाला होगा यहाँ पे वो 40 होगा। ठीक है, ज्यादा वाला कुछ भी हो सकता है, कम वाला आपका 40 होगा, किसी में भी आपका कम जो होगा वो 40 होगा। देखो यहाँ पे एल्वियोलाई में ऑब्वियसली ऑक्सीजन ज्यादा होगा और CO2 का में 40 है। ब्लड आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो आपका CO2 ज्यादा है। CO2 जितना ज्यादा भी हो जाए 45 होगा जी, CO2 जहां पर भी ज्यादा होता है 45 होता है। ठीक है, CO2 ज्यादा है और ये कम वाला 40। ठीक है, आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 ज्यादा है, कम वाला आपका 40। ठीक है, टिश्यूज में आपका CO2 ज्यादा है 45 है, देखो कम वाला 40। ठीक है, O2 आपका। ठीक, यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, एक बार आप इसको डायग्राम को देख भी सकते हो। ठीक है, ये वाला डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका पीवाईक्यू में पूछा गया है। ठीक है, आपका रेड ब्लड सेल है, ये आपकी ब्लड कैपिलरी है, ये रही आपकी एल्वियोलर वॉल जो कि वन सेल्ड थिक है, एल्वियोलर कैविटी, ये आपका बेसमेंट सब्सटेंस इसके बीच में प्रेजेंट होता है। ठीक है, आ जाओ देख लो देखो। सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 20 से 25 गुना ज्यादा होती है देन O2। डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं, स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, स्क्वामस एपिथेलियम होती है एल्वियोलाई की, उसके बीच में आपका बेसमेंट सब्सटेंस और नीचे होता है एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज।
नीचे क्या होता है आपका एंडोथीलियम ऑफ एल्वियोलर कैविटी। टोटल थिकनेस क्या होता है लेस देन 1 मिलीमीटर से भी कम इसका थिकनेस रहता है, 1 मिलीमीटर से भी कम इसका थिकनेस रहता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देख लो, ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, ठीक है, 97% ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड बाय आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज कितना ट्रांसपोर्ट करते हैं, 97% ऑफ ऑक्सीजन आपका आरबीसीज ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, 3% ऑफ O2 कैसे कैरीड बाय प्लाज्मा, प्लाज्मा डिजॉल्व स्टेट में कैरी करती है। 20 से 25% ऑफ CO2 बाय आरबीसीज, 70% ऑफ CO2 एज बाइकार्बोनेट, 7% डिजॉल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, ऑक्सीजन बाइंड कर सकती है हीमोग्लोबिन के साथ एक रिवर्सिबल मैनर में, रिवर्सिबल मैनर में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर सकती है। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 O2 मॉलिक्यूल्स आपका, ठीक है, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स आपका 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को आपको साथ में रखता है। ठीक है, एक हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना हुआ होता है। बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन प्राइमरीली रिलेटेड है PO2 से। जो बाइंडिंग है ना हेमोग्लोबिन का, वो प्राइमरीली किससे रिलेटेड होता है, PO2 से। फैक्टर्स अफेक्टिंग बाइंडिंग ऑफ हेमोग्लोबिन है आपका PCO2, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन, टेम्परेचर और कुछ अदर फैक्टर्स भी रिलेटेड है। ठीक है, प्राइमरीली तो PO2 है, कुछ और फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स है। सिग्मोइड कर्व आपका देखने को मिलता है, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। परसेंटेज सैचुरेशन हीमोग्लोबिन का जो ऑक्सीजन के साथ, वो अगेंस्ट किसके प्लॉट पर जाता है, PO2 के। तो आपका सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन होता है। सिग्मोइड कर्व ये रहा आपका सिग्मोइड कर्व। ठीक है, ये रहा आपका सिग्मोइड कर्व। ठीक है, कब होता है अभी देखते हैं। एल्वियोलाई लेवल पे आपका PO2 ज्यादा है, CO2 कम है, H पॉजिटिव कंसेंट्रेशन कम है, टेम्परेचर कम है, फेवरेबल है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए ये फेवरेबल कंडीशन है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाने के लिए फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई लेवल पे बन जाएगा। ठीक है, टिश्यू में आपका PO2 कम है, PCO2 ज्यादा है, H पॉजिटिव ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है। फेवरेबल कंडीशन डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन का डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन से, ये फेवरेबल होता है। O2 बाइंड करता है विद हीमोग्लोबिन लंग सरफेस पर, डिसोसिएट होता है टिश्यू लेवल पे। ठीक है, ये आपका देखो, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर अराउंड 5 ml ऑफ O2 टू द टिश्यूज अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस। ठीक है, ये आपका आ जाएगा PCO2 कम है, PO2 कम है, H पॉजिटिव कम है इस तरफ। ठीक है, PCO2 कम है, PO2 कम है, H पॉजिटिव कम है, pH बढ़ा हुआ है, टेम्परेचर कम है। ठीक है, pH ज्यादा है, टेम्परेचर कम है, तो क्या है, लेफ्ट शिफ्ट आपको ग्राफ में देखने को मिलती है। ठीक है, ये बोर्स इफेक्ट है, राइट शिफ्ट आपको देखने को मिलती है। PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है, H पॉजिटिव ज्यादा है, pH कम है, टेम्परेचर ज्यादा है। तो यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, लेफ्ट शिफ्ट आपको कब देखने को मिलती है, जब डिसोसिएशन होता है आपका। सॉरी सॉरी, ओह नो, मैंने उल्टा लिख दिया थोड़ा सा, नहीं उल्टा नहीं लिखा, ये ऊपर था बस। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट आपको तब देखने को मिलेगी, लेफ्ट शिफ्ट आपको तब देखने को मिलती है जब आपका क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बाइंडिंग हो रही है हेमोग्लोबिन की, और आपका उधर आपको राइट शिफ्ट आपको देखना है डिसोसिएशन। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देख लो, तो आप ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में PCO2 O2 PO2। ठीक है, अगर PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है। ठीक है, देखो PO2 इज अ मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट दिस बाइंडिंग। वैसे तो PCO2 पे डिपेंड करेगा, पर कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बनाएगा ना 20 से 25%, पर आपका PO2 एक मेजर फैक्टर होता है जो अफेक्ट कर सकता है। अगर PCO2 ज्यादा है, PO2 कम है, तो ज्यादा बाइंडिंग होगी CO2 की। ठीक है, ज्यादा ज्यादा बाइंडिंग होती है CO2। अगर PCO2 कम है, PO2 ज्यादा है, तो डिसोसिएशन होगा CO2 का फ्रॉम कार्बमिनो हीमोग्लोबिन। ठीक है, किससे, कार्बमिनो हीमोग्लोबिन से आपका डिसोसिएशन हो जाएगा CO2 का। ठीक है, यही आपका यहाँ पे दे रखा है, ये रिएक्शन देख लो आपका, ये आपका H2CO3 है, बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट। ठीक, ये आपका क्या बना रहा है, CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O। ये कहाँ पे हो रहा है, टिश्यू लेवल पे। टिश्यू लेवल पे आपका CO2 प्लस H2O और HCO3 नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, ये आपका एल्वियोलाई लेवल पे बन रहा है। ठीक है, इधर से आपका इधर जाना चाहिए रिएक्शन, उधर से आपका उधर जाना चाहिए। एवरी 100 ml deoxygenated blood deliver approximately 4 ml of CO2, 4 ml of CO2 टू एल्वियोलाई। ठीक है, रेगुलेशन देख लो भाई, रेगुलेशन में आपका मेड्यूला, मेडुला में आपका जाता है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ठीक है, ये आपका प्राइमरी है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर आपका देखने को मिलेगा। ठीक है, पॉन्स में आपका है न्यूमाटॉक्सिक सेंटर, पॉन्स में आपका क्या है, न्यूमाटॉक्सिक सेंटर। ये मॉडरेट करेगा फंक्शंस को, ये किसको करेगा, मॉडरेट करेगा फंक्शंस को ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को कौन मॉडरेट करता है, कौन सा आपका, पॉन्स न्यूमाटॉक्सिक सेंटर। कौन सा आपका क्या करेगा, रिड्यूस करेगा ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, रेस्पिरेटरी रिड्यूस करता है, याद रखना, रिड्यूस करता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन को, और रेस्पिरेटरी रेट को भी ऑल्टर कर देगा देर बाय। कीमो सेंसिटिव एरिया आपको देखने को मिलता है, हाईली सेंसिटिव है टू CO2 एंड H पॉजिटिव आयंस। ठीक है,
रिसेप्टर एसोसिएटेड विद एओर्टिक आर एंड कैरोटिड आर्टरी, ये रिकॉग्नाइज कर सकते हैं CO2 एंड पॉजिटिव कंसंट्रेशन में चेंजेस। रोल ऑफ ऑक्सीजन क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है इन रोल ऑफ ऑक्सीजन क्वाइट इनसिग्निफिकेंट होता है इन रेस्पिरेटरी रिदम, ठीक है, इसमें आपको कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। ठीक है, आप जो डिसऑर्डर्स देख लो, तो आपका एस्मा में क्या देखने को मिलेगा, एस्थमा या एस्मा, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग ड्यू टू इन्फ्लेमेशन हो जाएगा ब्रोंका एंड ब्रोंकियोल का। एम्फाइसेमा क्रॉनिक डिसऑर्डर है, एल्वियोलर वॉल डैमेज हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, आपका सिगरेट स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर आपका सर्टेन इंडस्ट्रीज में, स्पेशली दोज इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग में, so much dust is produced that defense mechanism of body cannot go fully with the long सिचुएशन से आपको कोप नहीं कर पा रही है, तो लॉन्ग एक्सपोजर की वजह से आपका इन्फ्लेमेशन हो सकता है, लीडिंग टू फाइब्रोसिस, प्लोरिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड दस कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज हो सकता है। तो आपको प्रोटेक्टिव मास्क पहनने चाहिए जो लोग यहाँ पे वर्क करते हैं। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक, ओके, तो अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसकी एक बार समरी में एक बार देख लेता हूँ। वैसे समरी में ऐसा कोई डिफरेंशिएटिंग इसका पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सब जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं वही सारे पॉइंट्स दे रखे हैं आपके समरी में। ठीक है, तो बस ये यहाँ पे चैप्टर खत्म होते हैं आपका। अभी हमने पढ़ा एनिमल टिश्यूज एंड हमने पढ़ लिया आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे आपका बॉडी फ्लूइड्स इन सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इन देयर एलिमिनेशन। ओके, तब तक के लिए स्टे ट्यून भाई, बने रहिए चैनल पे। तब तक के लिए भाई अपडेट्स आता रहेगा, अच्छे से रिवीजन हो रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से, बने रहो भाई। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया से पढ़ाई करो, PYQs करो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, पीस आउट।